गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज़ आ रही है? हेलो। आवाज़ आ रही है? ठीक। तो आज जो है हम लोग अपने कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हुए एक स्टेप और आगे जा रहे हैं। तो हम लोग अपने स्टेप पे एक स्टेप और आज और आगे बढ़ रहे हैं। और सभी की स्क्रीन पे विजिबल है सभी लोगों को? ठीक है। सभी को स्क्रीन पे जो चीज़ें हैं सब विजिबल है आराम से। और चलिए हम लोग अपने कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है डिमांड कर्व के बारे में। ठीक है, मांग वक्र। तो देखिए, अभी तक हम लोग जो है मांग के नियम की बात कर रहे थे। ठीक है। और मांग के नियम में हमने ये देखा था कि अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा एवं उसकी कीमत के मध्य विपरीत संबंध होता है। अर्थात जिसका मतलब ये होता है कि किसी वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है और कीमत अधिक होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में कमी हो जाती है। इसे ही हम मांग का नियम भी कहते हैं और इसका प्रतिपादन जो है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया। ठीक है। अब उसी मांग के नियम को जो जो है वस्तु की मांगी की मात्रा एवं कीमत के मध्य जो संबंध को दर्शाता है, उसको अगर हम ग्राफ के माध्यम से अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर उसका करें तो इसे ही हम जो है मांग वक्र कहते हैं। एक तरीके का मांग वक्र जो है मांग के नियम का ग्राफीय चित्रण है, तब जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। तो जो किसी वस्तु की मांगी की मात्रा एवं कीमत के मध्य संबंध को दर्शाता है। हिंदी वाले पहले लिख लें, हिंदी मीडियम वाले सबसे पहले लिख लें कि मांग वक्र एक ग्राफीय चित्रण है, सॉरी मानचित्रीय, एक मानचित्रीय प्रस्तुति है। सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले पहले लिख लें मांग वक्र एक मानचित्रीय चित्रण है जो वस्तु की मांगी की मात्रा एवं उसकी कीमत के मध्य संबंध को दर्शाता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन which shows the relationship between quantity demanded and its price. इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन which shows the relationship between
क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स प्राइस। इतना हो गया, सबका हो गया, आगे बढ़े। चलिए ठीक। अब इसको एक टेबल बनाते हैं। टेबल के पहले उसको हम लोग टेबल के माध्यम से पहले समझ लेते हैं कि कैसे चेंजेस होते हैं, फिर उसके बाद उसको हम लोग ग्राफ पे प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आपको जो है कोई वस्तु दी गई हो, एक्स वस्तु है, मतलब एक्स कमोडिटी है। इसके आधार पे आप कुछ भी और भी लेना चाहेंगे ले सकते हैं। और मान लीजिए इस एक्स वस्तु की कीमत है, ठीक है। अब इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे। और ये से क्वांटिटी मान लीजिए यूनिट्स में है, इकाइयों में है। जिसका इस माइक जिसका ऑन है ऑफ कर ले। जिसका माइक ऑफ हो, ऑन माइक किसका ऑन है? तो मान लीजिए कि एक्स वस्तु की कीमत है, अब इसकी यूनिट्स में करते हैं। मान लीजिए कि इसकी मांगी की मात्रा 50 यूनिट्स है। जिसका माइक ऑन हो वो बंद कर दे आवाज़। 50 यूनिट्स है, तो इसकी कीमत मान लीजिए 10 रुपये पर यूनिट है, ठीक है। एक इकाई माइक किसका ऑन है? बेटा गीतांजलि, माइक तुम्हारा ऑन है, बंद करो। गीतांजलि आपका माइक ऑन है, बंद करो। मान लीजिए एक्स वस्तु 50 यूनिट है, प्रति यूनिट जो है 10 रुपये है। और फिर 40 यूनिट है, इसकी कीमत जाहिर सी बात है कि बढ़ गई होगी, तभी तो मांगे की मात्रा कम हो गई है। क्योंकि इसको हमने इस तरीके से बना दिया। अब इसमें आप टेबल में देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रही है ना, नीचे से पहले प्राइसेस 10 थी तो मांगे की मात्रा कितनी थी? 50 थी। फिर प्राइसेस बढ़ गई, तो फिर प्राइसेस बढ़ गई तो मांगे की मात्रा कितनी हो गई? 40 हो गई। उसके बाद
उसके बाद जो है फिर जैसे 15 हो गई तो उसकी मांगे की मात्रा में कमी आ गई, 30 हो गई। और फिर जब प्राइस 20 हो गया तो उसकी मांगे की मात्रा में कमी आ गई, आधी हो गई। पहले 50 थी, अब आधी हो गई। मतलब प्राइसेस यूनिट्स को अल्फ़ाबेट में एक तरीके का यूनिट्स होने का मतलब ये हो गया कि जैसे 1 सेब है, 2 सेब है, 3 सेब है, 4 सेब है, 50 सेब है, कितना सेब है, इसका मतलब ये हो गया यूनिट्स का मतलब इकाई। ठीक है, यूनिट्स का मतलब हो गया कि कितनी 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 इकाई है। जैसे हम एक पेन खरीद रहे हैं या 10 पेन खरीद रहे हैं, 50 पेन। अब जैसे यहाँ एक्स वस्तु की 50 यूनिट्स का मतलब हो गया कि एक्स वस्तु की 50 यूनिट्स मतलब 50 इकाई हैं। मतलब अगर एक्स वस्तु को अगर हम पेन मान लें तो समझ लीजिए कि आपने 10 रुपए की जब पेन मिल रही थी तो आपने 50 पेन खरीदी है। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हो कि जब कीमत बढ़ रही है तो उसकी मांगे की मात्रा में कमी आ रही है। ठीक है, अब इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो कि जैसे जैसे कीमत कम हो रही है वैसे वैसे मांगे की मात्रा में क्या वृद्धि बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अब इसी को हम जो है अगर एक वक्र पे ले आए, एक कर्व पे ले आए, तो अगर इसी चीज़ को अगर हम एक कर्व पे बना दें, एक वक्र पे बना दें, तो ये वाला एक्सिस एक्स अक्ष होता है, ये ओरिजिन होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इस वाले एक्सिस पे मांगी गई मात्रा मतलब क्वांटिटी ऑफ एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, और इस वस्तु पे प्राइस लिखा जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ एक्स लिख सकते हैं आप लोग, मतलब एक्स वस्तु की मात्रा, एक्स वस्तु की मांगी की मात्रा, और यहाँ पर एक्स वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी, इस एक्सिस पे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से टेबल में देखो, अब यहाँ से टेबल देखो कि जब कीमत जो है हमारी 10 थी तो इस 10 के मतलब समान में मांगी की मात्रा कितनी थी, 50 यूनिट थी। ठीक है, अब इसको अगर हम कर्व पे देखना चाहें तो पहला पॉइंट अगर यहाँ 10 है और 50 अगर हम यहाँ पे मान लें, ठीक है, मतलब ये हमारा अगर 10 यहाँ पे है तो यहाँ पे हमने 50 यूनिट्स यहाँ पे मान ली। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है 40 पे। ठीक है, फिर मान लीजिए 12 अगर यहाँ पे है तो 40 मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, उसी तरीके से हम सभी पॉइंट को मिलाते चले जाते हैं, 30 है, 25 है, मान लीजिए यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 25 है। ठीक है, अब इन सभी पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे, सभी पॉइंट्स को एक मिलाते हुए चले आओ, देखोगे कि एक हमें रेखा के रूप में, एक लाइन के रूप में एक डायग्राम मिल गया। तो इसे ही हम जो है, जो हमारे सामने डी डी बन के जो सामने आया हुआ है, डी डी रेखा जो बन के आई हुई है, इसे ही हम मांग वक्र कहते हैं। इसे ही हम जो है मांग वक्र कहते हैं। ठीक है? जो हमारे सामने एक कर्व के रूप में बन के आया हुआ है, हमने सभी पॉइंट्स को मिला दिया, मिला के एक रेखा, एक मतलब लाइन से इसको मिलाते हुए खींच दिया, तो हमें एक कर्व मिल गया, जो है मांग वक्र मिल गया। ठीक है, अब आप लोग एक चीज़ ये देखेंगे, इसमें नोटिस करेंगे कि मांग वक्र का जो ढाल है वो गिरता हुआ है, मतलब ऋणात्मक है। अब किस तरफ से,
इसको कहते हैं बाएं से दाएं जो है हमारा मांग वक्र गिरता हुआ है। ठीक है, तो अब सभी लोग लिख लें मांग वक्र, हिंदी वाले पहले लिख लें। मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, तब निगेटिव होता है, और यह बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। कितना हो गया? इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें डिमांड कर स्लोप्स निगेटिव, या डिमांड कर हैज निगेटिव स्लोप। डिमांड कर हैज निगेटिव स्लोप। कितना हो गया? हाँ, डिमांड कर का मतलब हो गया मांग वक्र। हिंदी मीडियम वालों का हुआ कि नहीं हुआ? तो पहले क्या लिखा? मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक हमने लिख दिया है ऊपर, और यह बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। यह बाएं से दाएं, ठीक है, देखिए बाएं से दाएं होने का मतलब ये होगा कि आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड को बाएं हाथ कहते हैं, बाएं से स्टार्ट होगा गिरता हुआ, दाएं मतलब लेफ्ट राइट हैंड तक गिरता हुआ आएगा, तो यह बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए मांग वक्र, मांग वक्र रैखिक, मांग वक्र रैखिक एवं गैर रैखिक हो सकता है। हाँ, मांग वक्र का भी डिमांड कर, बेटा जिसकी क्लासेस छूट जाया करे तो वो कॉलेज की वेबसाइट पे जाके उस पर हम अपलोड कर देते हैं, ये जितनी भी क्लासेस चल रही है आपकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। ठीक है, अगर क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो इसमें आप लोग ज़्यादातर ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग होती रहती है, रिकॉर्डिंग होकर उस पर यूनिवर्सिटी कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती है, हमने उस पर लिंक भेज दिया है। ठीक है, तो वहाँ से देख लिया क्लासेस को। मैडम माइक बंद करो अपना। तो अब दूसरा लिख लीजिए कि मांग वक्र जो है रैखिक एवं गैर रैखिक हो सकता है। मांग वक्र रैखिक एवं गैर रैखिक हो सकता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें डिमांड कर कैन बी लीनियर और नॉन लीनियर। डिमांड कर कैन बी लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर होने का मतलब ये होगा कि ये एकदम सीधी रेखा के रूप में है तो इसको लीनियर कहते हैं, मतलब रैखिक कहते हैं। अगर इस तरीके से मान लीजिए कभी कभी करो हमें इस तरीके से मिल जाए ऐसा होता हुआ, तो इसको हम लोग जो है गैर रैखिक कहते हैं। ये जैसे इस तरीके का हमने नीचे बना दिया, तो इस तरीके के कर्व को हम लोग गैर रैखिक कहते हैं, मतलब सीधी रेखा के रूप में नहीं है। ठीक है, और यहाँ तक कितना हो गया सभी का? इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों का हो गया? क्या चीज़? अरे हमने बताया ही, होगा कब? ये चीज़ भी बड़ा डिपेंड करती है कि अभी आगे अभी आप मतलब बड़े कंसेप्ट को कैसे समझ पाओगे, अभी आप अभी धीरे धीरे पढ़ते रहो, हम आगे समझा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, हाँ, अभी जो है अभी आप इसको जो है समझ नहीं पाओगे तो हमें बताने में भी जो है कि बेटा आपको वो कंसेप्ट भी पता, इसमें अभी इनकम का कंसेप्ट आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ से चेंज होगा वो। और अब इसके बाद जो है आगे लिखिए हिंदी मीडियम वाले। हिंदी मीडियम वाले आगे लिखिए मांग वक्र हमें यह बताता है कि
मांग वक्र हमें यह बताता है कि जब, देखो इसमें पॉइंट देख लो, मांग वक्र हमें यह बताता है कि जब वस्तु की कीमत हाई है, देखो उसकी मांगे की मात्रा कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये देखो पॉइंट नंबर 1 पे, देखो है कि नहीं। तो इसको अगर हमने नीचे गिराया दोनों को पॉइंट मिला के, तो क्या दिख रहा है कि जो एक्स वस्तु की मांगे की मात्रा कम है कब, जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा पॉइंट देख लो, इस ये देखो, जब प्राइसेस थोड़ी सी कम हुई तो मांगे की मात्रा में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। फिर जब प्राइसेस थोड़ा सा और कम हुई तो मांगे की मात्रा में और वृद्धि हो गई, और बढ़ गई। तो इस तरीके से यह जो है मांग वक्र हमें मांग के नियम को दर्शाता है। ठीक है, उसी तरीके से हम उल्टा भी जा सकते हैं, अगर हमने तो उधर उधर से आए हो, इसी तरीके से हम यहाँ भी जा सकते हैं। अब जो कोई लड़की कोई पूछ रही थी हमसे कि सर ये इनवर्स, मतलब इनडायरेक्ट रिलेशनशिप के बारे में, कि देखिए इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बेटे यहाँ कर पे आपको दिख जाएगा, लेकिन आपको वो प्रैक्टिकल में ऐसी चीज़ें मिल सकती है, लेकिन मतलब सैद्धांतिक रूप से आपको ऐसे नहीं मिलेगा। कोई लड़की उस दिन पूछ रही थी, हमें नाम याद नहीं है उसका। तो यहाँ तक सभी का हो गया इतना, ठीक है। हम्म, तो ये अब आपको एक्सप्लेन करके लिखो बेटा, हमने तो आपको दिखा दिया ना ग्राफ पे, देखिए अब एक पहला पॉइंट ले लो, दूसरा पॉइंट ले लो, आपको तो ग्राफ पे आपको दिख रहा है ना कि वो चीज़ें जो भी हमने आगे लिखाई थी, मांग के नियम में जो हमने लिखाया था, उसमें देखो ये चीज़ आपको ग्राफ ग्राफ पे हमने दिखा दी है ना वही चीज़ें, कि देखो प्राइसेस जब हाई है, पॉइंट नंबर 1 पे देखो, प्राइसेस जब हाई है तो क्वांटिटी डिमांडेड देखो कितनी कम है, देखो यहाँ पर है ये। अब पॉइंट नंबर 2 पे देखो, यहाँ पर देखो प्राइसेस जब थोड़ी सी कम हुई तो मांगे की मात्रा में देखो बढ़ गई, ये देखो इतना बढ़ गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। अब फिर देखो प्राइसेस जब और कम हुई तो और बढ़ गया, इस तरीके से प्राइसेस और बढ़ गई तो और कम और हो गया। तो जैसे जैसे प्राइसेस हमारी कम होती जा रही है, यहाँ से देखो क्वांटिटी डिमांड हमारी क्या है, देखो बढ़ती जा रही है ना, ये देखो। उसी तरीके से उसको रिवर्स भी कर लो, कि जब प्राइसेस हमारी जो जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी डिमांड देखो इधर से यहाँ से शुरू होकर ये देखो कम होती चली जा रही है, हुआ कि नहीं हुआ। तो इसे ही हम जो है मांग का नियम कहते हैं। ठीक है, अब आगे लिख लीजिए, मांग के नियम का आधार, मांग के नियम का आधार मांग के नियम का आधार सीमांत दृष्टिकोण, मांग के नियम का आधार सीमांत दृष्टिकोण रास नियम है। दृष्टिकोण के बाद लिखा हुआ राश, हा हा में हल्का सा रा, आपकी मात्रा सा। सीमांत दृष्टिकोण रास नियम है, इंग्लिश मीडियम वाले लिख ले, द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज,
इंग्लिश मीडियम में लिखिए, द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड is the law of diminishing marginal utility. Law of diminishing, DIMINISHING. Law of diminishing, law of diminishing marginal law of diminishing marginal utility. यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? तो अब यहाँ तक का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है? हाँ, वो बता देते हैं। वो जो है उसको उसको बेटा उसके लिए एक हमें क्लास अलग से लेनी पड़ेगी और उसको हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ तक लॉ ऑफ डिमांड का और डिमांड कर्व का रिप्रेजेंटेशन, तो इतनी चीज़ें आपको मतलब उसमें तैयार कर लेनी अच्छे से। और यहाँ तक अब किसी को ना समझ में वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का उसको हम एक अलग से क्लास में इसको एग्जाम्पल भी समझाएंगे, ठीक है? उसको कल तो मेरी क्लास का मुश्किल है, या परसों मेरी क्लास होगी तो उसमें हम आपको समझाएंगे, ठीक है? कल बेटा एक्चुअली देखेंगे, जैसा होगा हम बता देंगे, ठीक है?